हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है पीएम हायर क्लासेस इन फिजिक्स में। जैसा कि मैंने मैथ्स को आप लोगों को प्रोवाइड कराया लेक्चर, वैसे ही नेक्स्ट कड़ी में मैं आपको क्लास 12th की फिजिक्स के लेक्चर भी प्रोवाइड करवा रही हूँ। और जैसा कि आप लोगों के पेपर भी आ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के पेपर को भी सॉल्व करवा दूँ और जो चैप्टर्स हैं उनको भी सही तरीके से सॉल्व करवाऊं, जिससे आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस लेक्चर पे जाके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त कर सके। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लासेस में। जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है उसका पहले हम बेसिक बता दे रहे हैं और उसके बाद हम अपनी तो क्लासेस में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके विषय में बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, वो हमारा है फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो फिजिक्स एक ऐसी चीज होती है, अगर आपने समझ लिया तो आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और जानते हैं कि फील्ड क्या होता है, उसके बाद ही हम आगे की चर्चा करें। देखो, जो हमारा ब्रह्मांड है, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज मौजूद नहीं है। हो सकता है किसी चीज को हम देख पा रहे हों और किसी चीज को हम नहीं देख पा रहे हों, लेकिन सभी में इलेक्ट्रिक चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी सभी में है। आखिर इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? तो ये एक ऊर्जा का जो एनर्जी होती है उसका एक रूप होता है। तो जो ऊर्जा होती है, एक्चुअल में हम इसको बनाते नहीं हैं, उत्पन्न नहीं करते हैं। ये क्या होती है? ऊर्जा को हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। केवल यही होता है, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ किया और एनर्जी बन गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। एनर्जी उस पर होती है, उसका रूप अलग होता है, और जब हम उसको क्या करते हैं, अपन उसको चेंज करते हैं तो वो दूसरे फॉर्म में आ जाती है। जैसे वाटर है, तो हम वाटर को क्या कर सकते हैं? वाटर हमको 3 फॉर्म में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप वाटर बना ले रहे हो। वाटर को आप क्या करते हो? या तो वो बर्फ के रूप में है तो उसको पिघला करके आप जल बनाते हो, या जल के रूप में है तो उसको जमा करके बर्फ बनाते हो, या उसको गर्म करके उसको वाष्पित कर देते हो, यानी वाष्प के फॉर्म में भी ला देते हो। ठीक है? यानी वायु जो जो हमारा जल होता है, जैसे उसको हम रूपांतरित करते हैं, उसी तरह हमारी एनर्जी है उसका भी हम क्या रूप करते हैं? रूपांतरण करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है एक्चुअल में वो होता क्या है? तो अगर हम क्या करें, किसी भी वस्तु को घर्षण करें, ठीक है, तो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। यानी घर्षण के कारण वस्तु में जो उत्पन्न हुई ऊर्जा होती है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अब इसको बताया किसने था? तो अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज के विषय में बताया। हालांकि इनको पता नहीं था कि ये चीज इलेक्ट्रिक चार्ज होती है, लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट आया एक्चुअल में वो इन्हीं के द्वारा लाया गया था। ये क्या थे? पतंगबाज थे। तो ऐसे ही ये बरसात के दिनों में क्या कर रहे थे? पतंगों को उड़ा रहे थे। जब ये उड़ा रहे थे तो अचानक से बारिश शुरू हो गई, और बारिश की वजह से क्या हुआ, जो उनकी डोर थी, जो धागा था, उस पे पानी गिर गया। और जब पानी गिर गया और अचानक से क्या हुई, बिजली कड़कने लगी। और जब बिजली कड़कने लगी तो जो उसका उनको फील हुआ, उनको पता नहीं था कि ये है क्या। उनको क्या फील होता है कि जब बिजली कड़कती है और मैं पतंग को अपने उड़ा रहा हूँ, तो जो उसका रेशा है, वो जो धागा है, उस पे हमको कुछ फील हो रहा है।
मतलब कुछ झटके टाइप का लग रहा है। उन्होंने समझा नहीं कि ये है क्या, लेकिन उन्होंने सोचा कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो है इसमें। बाद में उन्होंने इसके बारे में रिसर्च किया, रिसर्च करके पाया कि वो क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज था। तो अब आप लोग ये जानिए कि एक्चुअल में होता क्या है, कैसे होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आप देखते हैं कि हम लोगों को जब ठंड के दिनों में बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो हम अपने हाथ को क्या करते हैं, आपस में ही रगड़ना शुरू कर देते हैं। जब आपस में रगड़ना शुरू करते हैं तो थोड़े समय के बाद हम क्या देखते हैं कि हमारे हाथों में क्या हो गया है, गर्माहट महसूस हो रही है, कुछ टेम्परेचर महसूस हो रहा है जो कि अभी तक ठंडा था। एक्चुअल में होता क्या है कि सभी पदार्थों में जो कण होते हैं वो तो मौजूद होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन सभी में मौजूद होते हैं। अब जब कण मौजूद हैं, चाहे वो कुछ भी कोई भी वस्तु हो, तो जब उसमें कण मौजूद हैं तो जब हम उसको क्या करेंगे, उसके बीच में घर्षण करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, जो भी चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं। और उत्तेजित होने की वजह से क्या होता है कि वो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की ओर जाने लगते हैं। और जब ऐसा होता है तो वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे बचपन में हम लोग क्या करते हैं कि काफी लोगों की हैबिट होती है, हम लोग अपने बालों पे कोई भी पेन है या पेंसिल है उसको ऐसे ऐसे रगड़ते हैं और रगड़ के क्या करते हैं, जमीन पे ले जाते हैं। तो जो जमीन के धूल और कण आदि होते हैं वो उस पे क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। यही हमारा क्या होता है, चूंकि हम जब पेन को रगड़ रहे होते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। तो अगर वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज आया तो जो हम जमीन पे जब उसको ले जाते हैं तो जो धूल मिट्टी के कण होंगे, जो नेगेटिव चार्ज को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे तो वो उस पे क्या हो जाएंगे, आ जाते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। अब देखिए क्या हुआ, यानी हम कह सकते हैं कि घर्षण के बाद जो उत्पन्न वस्तु है या जो ऊर्जा है उसे हम क्या कहेंगे, आवेश कहते हैं। अगर पूछा गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ठीक है, यानी आवेश क्या है, ठीक है, तो आवेश आप किसे बोलोगे, घर्षण के बाद, घर्षण के बाद उत्पन्न वस्तु या ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। अब देखो जो आवेश होता है, देयर आर टू टाइप, ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। आवेश क्या होते हैं, आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज, ठीक है। पहला क्या होता है, धनावेश, और सेकंड हमारा क्या होता है, ऋणावेश, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि हमने बताया कि इसमें क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज धनावेश, और ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज यानी ऋणावेश। अब यहाँ पे हम कैसे जाने, मान लो कोई आपने दो वस्तुएं ली हैं, ये हमने एक वस्तु ले ली और एक वस्तु ये ली है, इनके बीच हम क्या कराते हैं, घर्षण कराते हैं। और जब हम इनके बीच आपस में घर्षण कराते हैं तो क्या होता है, इसके जो यहाँ पे तो क्या होता है, हमारा न्यूट्रॉन होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। और जब उत्तेजित हो जाते हैं, ये गति करने लगते हैं, तो एक टाइम क्या आता है, ऐसा आता है कि इसी मतलब किसी का भी इलेक्ट्रॉन, जरूरी नहीं है कि इसी का जाएगा इस पे, ये इसका आएगा इस पे,
ठीक है, जिसमें अधिकता होती है या जिसको जरूरत होती है, ये फिर हम केमिस्ट्री में चले जाएंगे यदि हम ज्यादा बता रहे हैं तो। लेकिन आप जब उत्तेजित हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये अपनी कक्षा से छोड़ के दूसरी कक्षा में चला जाता है, यानी दूसरे पदार्थ पे चला जाता है। अब देखो, जो पहला पदार्थ है, ठीक है, इससे अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, दूसरे पदार्थ पे जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, धनावेश कहेंगे। यानी जब किन्हीं दो वस्तुओं के बीच आपस में घर्षण कराया जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है, यानी ये दे रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या कहलाता है, धनावेश कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो कहलाता है ऋणावेश। नॉर्मली जैसे आप किसी से पैसा मांगो, ठीक है, तो पैसा जिसके पास होगा वही देगा, यानी वो धनाढ्य है, अब तो वो पैसे देगा आपको, तो वो क्या कहला जाएगा, धनावेश। और जो ले रहा है वो ऋणी है, वो कहला जाता है ऋणावेश। तो आप लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो कि धनावेश ऋणावेश क्या है, तो घर्षण के दौरान जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को देता है उसे हम धनावेश, और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसे हम ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हो, धनावेश किसे, जब कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है, वह धनावेश, व जो इलेक्ट्रॉन लेता है या ग्रहण करता है वह ऋणावेश कहलाता है। ये होता है, ठीक है। अब देखो, इसमें कुछ गुण होते हैं, जैसे कि जो धन और धन आवेश है, ये आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को, यानी जो धन धन होता है वो पास में कभी नहीं आता है, और जो ऋण ऋण होता है वो भी आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि ऋण और धन, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। जब धनावेश धनावेश से मिलता है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जब ऋण आवेश एक दूसरे से मिलते हैं तो वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन यदि ऋण आवेश और धनावेश मिलते हैं तो ये एक दोनों को आकर्षित करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, ये हालांकि बेसिक है, कुछ इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन हमको बेसिक्स जो होती हैं वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, तो अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कीजिए। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो उसे आप क्या कर सकते हैं, उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन चार्ज, यानी आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, अर्थात आवेश उत्पन्न कहाँ से होता है, कैसे होता है। अब देखिए, नॉर्मल सा हम क्या करते हैं, दो वस्तुएं ले लेते हैं, ठीक। हमने क्या की, दो
वस्तुएं ले ली। ठीक है, अब आपको पता है कि सभी वस्तु में क्या होता है, जो सेंटर होता है, जो केंद्र होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और बाहर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब क्या हुआ समझिएगा कैसे उत्पन्न होता है आवेश। ये अभी स्थिर अवस्था में कुछ नहीं किए हैं, और इन दोनों का आवेश हमने क्या माना है कि आवेश भी इन दोनों का समान है। हमने माना इन दोनों का जो क्या है आवेश है वो क्या है, समान है। मान लो इसको हम Q1 मान लिए, इसको Q2 मान लिए, इनका आवेश भी क्या है, समान है। तो अब देखिए, जब इनको हम क्या करते हैं, इनके बीच घर्षण करते हैं, समझना। अब जब इन दोनों को क्या किया करवाया जाता है, घर्षण कराया जाता है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, और दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में उत्तेजित हो जाते हैं। तो एक ऐसी अवस्था आती है जब एक साइड का इलेक्ट्रॉन दूसरे साइड चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो इन दोनों को हम मान लो इसको A मान के चलते हैं, इसको B मान के चलते हैं। अब इन दोनों को जब हमने आपस में क्या किया, घर्षण किया, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर चला गया, यहाँ पर चला गया। ठीक है, अब देखो जब ये आप ये समझना, जब ये इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो क्या हुआ, ये इसने दिया, और देता वही है जो धनवान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। इस पे कौन सा चार्ज, ठीक है, इस पे हमारा क्या उत्पन्न हो जाएगा, इस पर हमारा क्या उत्पन्न हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। और लेता कौन है, जो रेडी होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता है वो ले लिया। अब आप नॉर्मली समझिए कि जब कोई लेता है तो वो क्या हो जाता है, उस पैसे का ऋणी हो जाता है। तो इसी तरह ये क्या हो गया, इसका ऋणी हो गया, और जब ऋणी हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो गया। ठीक है, इसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज और इसमें निगेटिव चार्ज। अब देखो यहां पर क्या हुआ, कैसे आवेश उत्पन्न हो रहा है, आप ये समझ रहे हो कैसे ये ओरिजिन हो रहा है चार्ज का। तो जब दो समान आवेश की वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाता है तो क्या होता है, दोनों वस्तुओं में एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यही आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। लेकिन यहां पर क्या होता है, तो घर्षण के पहले तो दोनों आवेश समान रहते हैं, लेकिन घर्षण के बाद क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे, एक आवेश का इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे वस्तु में चला जाता है। तो जब ऐसा चला जाता है तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वह हमारा कहलाता है पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर जाता है वह कहलाता है निगेटिव चार्ज। तो हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि घर्षण के पश्चात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है वह धनावेश बनता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वह हमारा ऋणावेश बनता है। ठीक है, घर्षण की वजह से आवेश उत्पन्न होता है। आप समझ रहे हैं यहाँ क्या हुआ। आप क्या लिखोगे इसमें, आप लिख सकते हो आवेश क्या है, घर्षण की वजह से, घर्षण के कारण उत्पन्न वस्तु आवेश कहलाती है। अगर आप लिखना भी चाहते हो लिख सकते हो, आवेश क्या है, घर्षण के कारण उत्पन्न एनर्जी या ऊर्जा क्या कहलाती है,
आवेश कहलाती है। लिख सकते हो आप लोग। अब आवेश दो प्रकार का होता है। क्या होता है? आवेश दो प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक होता है धनावेश, धनावेश, और दूसरा होता है ऋणावेश। ठीक है, तो धनावेश क्या कहलाता है? तो घर्षण के पश्चात, आप इसमें लिखोगे, ठीक है, देखो, घर्षण के पश्चात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है, इसने दिया, ठीक है, तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है वह कहलाता है धनात्मक चार्ज, और यानी पॉजिटिव चार्ज, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को लेता है वह कहलाता है नेगेटिव चार्ज। आप लिख सकते हो धनावेश क्या कहलाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज क्या कहलाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या कहलाता है? जो इलेक्ट्रॉन देता है, ऐसा पदार्थ जो घर्षण के बाद इलेक्ट्रॉन देता है, ऐसा पदार्थ जो घर्षण के पश्चात इलेक्ट्रॉन देता है वह क्या कहलाता है? पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। ऐसा पदार्थ जो घर्षण के पश्चात इलेक्ट्रॉन को देता है वह कहलाता है पॉजिटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज क्या कहलाता है, यानी ऋणावेश क्या होता है। ठीक है, यानी निगेटिव चार्ज क्या है। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज क्या कहलाता है? ऐसा पदार्थ, समझना, ऐसा पदार्थ जो घर्षण के पश्चात इलेक्ट्रॉन लेता है या ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वो क्या कहलाता है? निगेटिव चार्ज कहलाता है। ये बात आई समझ में? अब आपको ये तो इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन चार्ज यानी आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया है, ताकि हम उसको आपको और अच्छी तरह से समझा सकें। अब ये तो आपका, अब चूंकि क्लास 12th में है, बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें आपका फोन नंबर का क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो अब इसमें से हम ये देख लेते हैं कि कंपटीशन में और क्या पूछा जा सकता है, हम उसको भी साथ में लेके चलते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको नोट डाउन करा दे रहे हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। अब चलते हैं आगे कि इससे हमारा जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें से हमारा और क्या कंपटीशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप कंपटीशन के लिए आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, किसके लिए? कंपटीशन के लिए। अब कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का
जो आवेश होता है वो कितना होता है? किसी को पता हो तो प्लीज कमेंट पर बताइए। 1.6 इंटू 10 की पावर कितना होता है? -19 कूलम। कितना होता है? जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और जो आवेश का एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलम। अब ये मत पूछने लगना कूलम आपने कैसे लिख दिया। अब इसी तरह जैसे प्रोटॉन का भी पूछ सकता है। नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है और उसके चारों ओर क्या होता है? प्रोटॉन भी उपस्थित होता है। ठीक है, तो जो प्रोटॉन का आवेश होता है वो कितना होता है? तो हमेशा याद रखिएगा ये माइनस में होता है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो हमेशा किस में होता है? माइनस। ठीक है, और जो प्रोटॉन का आवेश होता है वो कितना होता है? याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, प्लस में होता है, तो प्लस तो लगाया ही नहीं जाता है। ठीक है, वो ऑलरेडी प्लस ही माना जाएगा। तो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये होता है हमारा किसका? प्रोटॉन का आवेश। ये हमारा कंपटीशन में पूछा जा सकता है। तो ये तो अभी क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का आवेश हुआ। अब मान लीजिए पूछ लिया है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। मास मीन्स द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है, तो हम मास को क्या ईएम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है? यानी इसका द्रव्यमान। ठीक है, तो जो इसका मास होता है वो कितना होता है? किसी को पता हो तो प्लीज कमेंट में बताएं। वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। क्या होता है? -31 किलोग्राम। मास द्रव्यमान को हम किलोग्राम से ही मापते हैं शायद। आप लोग बताइए किससे मापते हैं? ऐसा मात्रक किलोग्राम ही होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। इसी तरह प्रोटॉन का भी पूछा जा सकता है कि मास ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। ये होता है हमारा 1.67 इंटू 10 दी पावर -27। कितना होता है? -27 किलोग्राम। ये आपका कंपटीशन में, नीट में, आप कोई भी कंपटीशन का पेपर दे रहे हैं वहां पर पूछा जा सकता है। तो प्लीज आप इन चीजों को भी अपने माइंड में रखिए, क्योंकि आपका उद्देश्य केवल 12th पास करना तो होगा नहीं। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इसको लाइक भी करते चलिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि इसका लाभ वो लोग भी ले सके। अब मैंने आप लोगों को ये चीजें बता दी। अब देखिए, और एक चीज याद रखिएगा कि हमेशा घर्षण के पश्चात जो धन आवेशित पिंड का द्रव्यमान होता है वो ऋण आवेशित पिंड से कम हो जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम चलते हैं कूलाम का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। ठीक है, इसको आप साइड में नोट डाउन कर लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम समझते हैं आप इतने समझदार हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं कूलाम के नियम की ओर। तो कूलाम का नियम,
कहाँ चलते हैं हम, कूलाम का नियम, लॉ ऑफ कूलाम। ठीक है, तो देखिए कूलाम ने क्या किया कि एक वैज्ञानिक थे सर चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम। इन्होंने सन 1780 में दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में, जो फोर्स लगता है, मान लो दो स्थिर बिंदु हैं और उनके बीच जो फोर्स लगेगा, क्योंकि अगर उत्पन्न है तो फोर्स भी तो लगेगा, चाहे आकर्षण हो रहा है या प्रतिकर्षण हो रहा है, वो तो फोर्स ही है। तो लगने वाले फोर्स से संबंधित, लगने वाले बल से संबंधित इन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। तो वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने सन 1780 में किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। देख लेते हैं क्या होता है कूलाम का नियम। ठीक है, वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने सन 1780 में किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, या 1780 में किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल से संबंधित बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। अब तो वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने सन 1780 में किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाले या कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। अब देखो कूलाम का नियम था क्या, ठीक है, ये आपको समझना है। तो कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो स्थिर, ये नहीं कि वो गतिमान है, नहीं, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल
उन दोनों बिंदु आवेशों में उपस्थित आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये था कूलाम जी का नियम। ठीक है, देख लेते हैं। तो कूलाम के नियम के अनुसार ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है। कूलाम के नियम अनुसार हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोई नियम बताते हैं, ठीक है, तो उसको डबल इन्वर्टेड कामा में ही लिखिए, और नहीं तो अलग अलग ही करके बताइए उसको। ठीक है, तो क्या दो स्थिर, पहला नियम क्या था, दो स्थिर बिंदु आवेशों या दो स्थिर बिंदुओं के बीच या बिंदु आवेशों के बीच, ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, अब देखो मैंने आपको बताया या तो आकर्षण बल लग सकता है या प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है। ठीक है, तो लगने वाला आकर्षण या यानी पॉजिटिव फील्ड एंड सॉरी यार, आकर्षण या कुछ और, सॉरी, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन स्थिर बिंदु या उन बिंदु आवेशों के उन बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती ठीक है एवं बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या कहता है कूलाम का नियम कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ठीक है, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, देखो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए कैसे, मान लो हमने ए और बी क्या किए, दो स्थिर बिंदु आवेश ले लिए, ठीक है, जो स्थिर है, गतिमान नहीं है, इनके बीच की जो दूरी है वो आर है, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है, और बिंदु ए में Q1 आवेश स्थित है और बिंदु बी में Q2 आवेश स्थित है, ठीक है, और यदि इनके बीच
जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, एफ है। हम मान के चलते हैं, इसको आपको बताना पड़ेगा। माना ए और बी दो स्थिर बिंदु आवेश हैं जो कि एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। बिंदु ए में Q1 आवेश स्थित है, बिंदु बी में Q2 आवेश स्थित है, और यदि इन दोनों के बीच लगने वाला बल F, ठीक है, चलिए बताते हैं कैसे लिखोगे आप। इसका शायद आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, और पसंद आ रहा तो प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर भी कीजिए। अब देखो इसको क्या लिखोगे, माना ए और बी दो स्थिर बिंदु आवेश है, ठीक है, जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ए में बिंदु ए में Q1 आवेश एवं बिंदु बी में Q2 आवेश स्थित है। यदि दोनों के बीच लगने वाला बल F है तो, यदि दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F है तो, अब देखो नियम में जाओ, क्या कहता है, दो स्थिर बिंदु, अब देखो कुछ नहीं किया मैंने, माना ए और बी दो स्थिर बिंदु आवेश है, माना ए और बी दो स्थिर बिंदु आवेश है जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। बिंदु ए में Q1 आवेश, बिंदु ए में Q1 आवेश एवं बिंदु बी में Q2 आवेश, यानी बिंदु बी में Q2 आवेश स्थित है। यदि दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल F है तो, अब देखो क्या कहता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल यानी F, यही ना कह रहा है, उन बिंदु आवेशों के गुणनफल के, उन बिंदु आवेशों के, मतलब ये जो बिंदु स्थित हैं उनमें कौन कौन सा आवेश है, Q1 और Q2, Q1 और Q2 के अनुक्रम अनुपाती, इन्हें क्या है, ये अनुक्रम अनुपाती, ठीक है, ये हमने पहला दे दिया, समझना। फिर क्या कहता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल यानी फोर्स क्या है, दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी 1/, दूरी क्या है, r है, और उसके वर्ग के यानी r² हो गया। देखो समझना,
क्या किया है हमने, यही समझ लो, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों में उपस्थित कुल जो आवेश है उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब जब हम इसको अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाएंगे तो F बराबर क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहां यहां बताना पड़ेगा वेयर K इज कांस्टेंट, अनुक्रमानुपाती नियतांक, जहां यहां लिखोगे आप, जहां के अनुक्रमानुपाती क्या है, है। अब देखो जहां पर क्या होता है, के की जो वैल्यू होती है, ठीक है, यहाँ पे ये याद रखना है, जहां पर के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू हमारी यहाँ पर होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर होता है। तो के की जगह हम के की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका आप लोग, तो क्या हो जाएगा, F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर न्यूटन। ठीक है, इसका जो वो होता है, यूनिट होता है, वो क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, आई बात समझ में आप लोगों को। ठीक है, अब मान लीजिए, अब क्या है, यदि बिंदु आवेश निर्वात में स्थित हो, ये वायु में स्थित हो, और सेकंड हम ये कब का है, जब वायु में हो, जब जो हमारा बिंदु आवेश है वो वायु में है। ठीक है, जब बिंदु आवेश वायु में स्थित है तो के की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। अब हम सेकंड में मान के चलते हैं, जब बिंदु आवेश निर्वात में स्थित हो, ठीक है, तो जब हमारा बिंदु आवेश क्या होता है, निर्वात में स्थित होता है, तो वहां पर के बराबर होता है 1/4πε0। ठीक है, जहां पे साइलेंट जीरो विद्युतशीलता होती है, तो अब के की जगह हम क्या रख देंगे, 1/4πε0। तो यह बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये न्यूटन। यही क्या है, कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम। यदि आप लोगों को कुछ समझ में, कुछ नहीं किया है हमने, जो बोला है बस उसी की वैल्यू को रखते गए। यहाँ पर के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, यहाँ पर के की वैल्यू होती है 1/4πε0, और यही कूलाम का नियम होता है, यानी F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यही हमारा क्या है, कूलाम का नियम है।
अब कूलाम की नियम की सीमाएं। तो देखो, जो कूलाम का नियम है, मैंने पहले ही बोला है कि यह केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, गतिमान आवेशों के लिए यह सत्य नहीं है, और यह सार्वत्रिक नियम नहीं है, मतलब सभी जगह इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता है। यानी कूलाम की नियम की सीमाएं कौन कौन सी है? पहला हो गया, यह केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। दूसरा हमारा हो गया, यह केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, गतिमान आवेशों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और थर्ड नंबर का क्या हो गया? यह सार्वत्रिक नियम है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो प्लीज कमेंट करके आप लोग बताएं कि आप लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा है। और छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें। थैंक यू।